देखिए, एक न्यूज़ है जो कि हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित है। पेपर जीएस का पेपर 3 जो है उस उसमें है, प्रीलिम्स में काफी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ ये कह रही है कि हमने जो चाइना बॉर्डर है, भारत चाइना जो बॉर्डर है, भारत चाइना जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के पास वाला, वहां पे हमने पिनाका और स्मर्श नाम के रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय किए। वहां हमने पिनाका और स्मर्श नाम के जो रॉकेट सिस्टम है वो डिप्लॉय किए। आपको पता है कि जो चाइना है उससे उसकी हमारी बॉर्डर लद्दाख से लेते हुए, लद्दाख से घूमते घामते अरुणाचल प्रदेश तक आती है। और चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसको हमने 3 हिस्सों में बांट के रखा है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न कमांड या ईस्टर्न बॉर्डर। जो लद्दाख वाला है उसे हम कहते हैं कुछ इशू हो गया था, मैं लैपटॉप में जूम आउट हो गया था। चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक न्यूज़ है जिस न्यूज़ में कहा जा रहा है कि हमने पिनाका और स्मर्श नाम के जो रॉकेट सिस्टम है वो डिप्लॉय किधर किए हैं। तवांग बॉर्डर, तवांग जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे हमने डिप्लॉय किए हैं। यहाँ पे आपको कौन सा देश मिलता है? चाइना। चाइना के साथ हमारी जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं LAC। और चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और इसके अलग अलग नाम है। जो लद्दाख वाली जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर या वेस्टर्न LAC। उसके बाद लद्दाख से नीचे वाला हिस्सा और यहाँ तक सिक्किम तक का जो एरिया उसे हम कहते हैं सेंट्रल बॉर्डर। और ये वाला जो हिस्सा इसे हम कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर या ईस्टर्न चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे तवांग के पास हमने इस पिनाका और स्मर्श नाम के रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। क्यों किए हैं? सर्दियां आ रही हैं, हिमालय में बर्फबारी बहुत बुरी तरह होगी, तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनका रह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अपनी बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि चाइना की आर्मी खड़ी है। इसलिए चाइना और भारत दोनों ने अपने अपने बॉर्डर एरिया में क्या लगा दिए हैं, जो अपने एक तरह से कहें कि जो आर्टिलरी है, आर्टिलरी गन्स है, इस तरह की जो गन्स है वो डिप्लॉय कर दी है, जिससे कि बॉर्डर भी चाक चौबंद रहे और इस बर्फबारी वाले इलाके में इंसान भी हम न खोएं। तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो तवांग वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे पिनाका और स्मर्श नाम के रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय किया है। हमने ऐसा इसलिए किया कि 3 दिन पहले चाइना ने अपनी तरफ अपने एरिया में 100 ऐसे जो आर्टिलरी है वो डिप्लॉय कर दी थी अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया में। इसलिए हमें भी करना पड़ा। अब यहाँ पे सवाल है कि जो तवांग शब्द आया है, ये तवांग जो है ये हमारे देश की, भारत की सबसे बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री यहाँ पे है। तवांग में बौद्ध मॉनेस्ट्री है। और तवांग जो एरिया है इसको ये पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है। ये उसका तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा या साउथ तिब्बत है। असल में चाइना में 1949 में एक क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं चाइनीज रिवॉल्यूशन। इस क्रांति में जो विजयी हुआ उसका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा लेकर आया, वो विजयी हुआ और इसने एक पॉलिसी दी थी जिसका नाम था 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी। और इस पॉलिसी में यह कहा गया कि जो तर्जनी है, तो तिब्बत तिब्बत इसके दाहिने हाथ की क्या है? तर्जनी है या पाल्म है। और बाकी जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां में एक उंगली इसकी ये कहता है कि लद्दाख है, एक उंगली कहता है नेपाल है, अगली उंगली कहता है सिक्किम है, फिर कहता है उंगली, और एक और उंगली है उसे कहता है भूटान है, और एक उंगली को कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है। तो ये माओ जेडोंग की ये पॉलिसी रही कि 5 फिंगर पॉलिसी है। और तिब्बत है वो उसकी तर्जनी है, पाल्म है सीधे हाथ की, और उसको 5 उंगलियां चाहिए। तो 5 उंगली में अगर आप गौर करोगे तो नेपाल तो एक पूरा पूरा देश है, भूटान एक पूरा पूरा देश है, उसको क्या पाएंगे? उसको ले भी नहीं सकते। सिक्किम को तो भारत का हिस्सा वो मान चुका है। लेकिन ये दो जो उंगली है, लद्दाख और अरुणाचल, इसको लेकर चाइना काफी पागल रहता है और ये उसकी 5 फिंगर पॉलिसी का पार्ट है।
और उसमें एक जो इसकी फिंगर है, एक जो इसकी उंगली है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? साउथ तिब्बत या तिब्बत का हिस्सा। तो हमने अपने पिनाका और स्मर्च यहाँ पे रॉकेट सिस्टम डिप्लॉय किए, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं हिमाचल में। हिमाचल जो अपना हिमालय है, वहाँ काफी बर्फबारी होती है, और हम अपनी सीमा को छोड़ना भी नहीं चाहते। 1.5 साल हो गया है भारत सीमा में और चीन की सीमा में तनाव बहुत ज्यादा है, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि अपनी सीमा हम छोड़े, 1 इंच जमीन छोड़े, और चाइना भी नहीं चाहता। इसलिए दोनों तरफ से आर्टिलरी, इस तरह की तोपें जो है वो डिप्लॉय की जा चुकी है। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है? रिप्लाई कर दो चैट में। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लो। मैंने 2 मिसाइल सिस्टम आपको बताए। एक मैंने बताया पिनाका, पिनाका, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। वैसे अगर उसकी बात करें, धर्म की बात करें, तो पिनाका जो है ये धनुष है। ये क्या है? धनुष। किसका धनुष है? शंकर भगवान का धनुष है। ठीक है, ये शंकर भगवान का धनुष है। और ये जो पिनाका है, इसको मैंने कहा ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बैरल है, एक बार में 12 बैरल लगे हुए हैं, और एक बार में 12 जो रॉकेट है वो लॉन्च हो जाते हैं। ये जो पिनाका, ये हमने अपने देश में बनाया है, यानी इंडिजिनस है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है डीआरडीओ ने। तो पिनाका जो कि शंकर भगवान का धनुष है, ये क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें एक समय पे हम 12 रॉकेट एक बार में दाग सकते हैं। और इसकी जो रेंज है पिनाका की, वो 35 किलोमीटर की रेंज है अधिकतम। 35 किलोमीटर की रेंज है पिनाका की, और ये स्वदेशी है। ये स्वदेशी है, ये इंडिजिनस बिल्ट है बाय डीआरडीओ। तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, इसमें एक बार में 12 रॉकेट एक बार में दाग सकते हैं। इसकी रेंज 35 किलोमीटर की है। और जो पिनाका है वो शंकर भगवान के धनुष को भी कहते हैं। पिनाका स्वदेशी निर्मित है, जिसको डीआरडीओ ने बनाया, और डीआरडीओ जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर है यहाँ तक की बात? रिप्लाई करो, फिर समर सिस्टम देखें। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो जैसा कि मैंने कहा कि पिनाका जो है ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, डीआरडीओ ने बनाया है। शिव भगवान का धनुष जो है उसे पिनाका कहते हैं। एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, अधिकतम रेंज 35 किलोमीटर की। ये हमने डिप्लॉय किया है तवांग सेक्टर पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश को चाइना दक्षिणी तिब्बत कहता है, साउथ तिब्बत कहता है। क्लियर है सभी को? अब स्मर्च की बात करते हैं। स्मर्च भी रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन ये हमारे देश में नहीं बनाया है, ये हमने रशिया से खरीदा है। और इसकी जो अधिकतम रेंज है वो 90 किलोमीटर है। ये दोनों रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है हमने तवांग सेक्टर में डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। हिमालय में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, हम अपने इतने ज़्यादा सैनिक वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। इसलिए हम दोनों लोगों ने क्या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। तो स्मर्च हमारे देश का नहीं है, रशिया से खरीदा है। पिनाका हमारे देश का है, खुद बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। उसकी रेंज 35 किलोमीटर है। अभी हम पिनाका 2 में काम कर रहे हैं। पिनाका 2 जब हो जाएगा तो उसकी रेंज 90 किलोमीटर की हो जाएगी। और स्मर्च जो है ये हमने रशिया से खरीदा है, ये भी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और इसकी रेंज 90 किलोमीटर की। अब यहाँ पे एक जिक्र आया ब्रह्मोस का। कल की क्लास में मैंने बताया था सुपरसोनिक हाइपरसोनिक का अंतर।
तो हमारे पास जो ब्रह्मोस अभी हम यूज कर रहे हैं वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो 2.8 मैक है, मतलब लगभग ध्वनि से 3 गुना रफ्तार में चलता है। लेकिन हम जो ब्रह्मोस 2 पे काम कर रहे हैं, हमने उस कल की क्लास में बात किया था कि लगभग 7 से 8 मैक उसकी रफ्तार रहेगी, और वो भी हम 2024-25 तक डिप्लॉय कर लेंगे। तो ब्रह्मोस जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है, मतलब ये बिल्कुल सीधे चलती है, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सीधे निकलती है ये। और ब्रह्मोस जो है इसका नाम मिला है, ये वैसे इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। इंडिया में एक नदी है उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और रशिया में एक नदी है उसका नाम है मोस्कवा नदी। इन दोनों नदियों के नाम को हमने जोड़ के बनाया है ब्रह्मोस। और ये दुनिया में सुपरसोनिक रेंज में सबसे तेज रफ्तार की क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड इन द कैटेगरी ऑफ सुपरसोनिक। यानी और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है, जो अभी हमारे पास यूज है। और ब्रह्मोस जो है ये हम एक तरह से ट्रायड वर्जन में यूज करते हैं, मतलब जल थल वायु, हम तीनों में इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दो। जो भी फैक्ट बता रहा हूँ ये आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में लिखोगे तो आपके आंसर बढ़िया बनेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगली न्यूज जो है उइगर उइगर मुसलमानों को लेकर है, इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है। जीएस पार्ट 2 का ये है, जीएस पेपर 2 का सेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये मैप है किसका है? चाइना का। इस मैप में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक ऑटोनोमस रीजन है, और जहाँ पे उइगर उइगुर नाम के मुसलमान रहते हैं, यानी इस पूरे क्षेत्र में उइगर मुसलमान रहते हैं। इनके साथ हान चाइनीज भी रहते हैं, हान चाइनीज भी रहते हैं। देखिए जब भी चाइना का जिक्र आता है तो वहां पे जो बेसिकली जो लोग हैं वो हान चाइनीज है, जिनको आप चीनी समझते हैं ना, वो बेसिकली हान चाइनीज है। और यहाँ पे उइगर रहते हैं जो कि मुसलमान है, और कौन से मुसलमान है? टर्क्स है, ये बेसिकली टर्क्स है, यानी इनकी जो लीनेज है, इनकी जो पीढ़ियां हैं, इनके जो परदादा दादा हैं वो टर्की से बिलोंग करते रहे होंगे। 2009 में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एथनिक टेंशन हुए, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए और 1700 घायल हो गए। और ये किन के बीच में हुआ था? उइगर और हान के बीच में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद से यहाँ पे चाइना ने इतना ज्यादा क्रैकडाउन शुरू किया है कि एक तरह से ये पूरा जो प्रोविंस है, ये पूरा जो स्टेट है जहाँ लगभग 1 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं, वो पूरी जेल के रूप में उसने तब्दील कर दिया है। हर चीज में सर्विलेंस है, यहाँ पे ना इंटरनेट चलता है ना मोबाइल चलता है, मतलब एक यहाँ पे पूरा मिलिट्री रूल चलता है। और यहाँ पे जो उइगर मुसलमान है उनको चाइनीज जो आर्मी है वो कई सारे कैंप पे रखती है, और वहाँ पे उनको स्पेशल ब्रेन वॉशिंग ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपना धर्म भुलाया जा रहा है, उनकी पहचान भुलाई जा रही है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका कोड है, उसका नंबर है, मान लो 2 4 ऐसे को एक नंबर दिया गया है। कुल मिला के कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा है, और यहाँ पे उइगर मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसी को लेकर दुनिया भर के देश ने चाइना को फिर से फटकारा है कि भाई तुम अपने देश में जो उइगर मुसलमानों को शान करते हो उसको मत करो, उनके ह्यूमन राइट्स पर ध्यान रखो। क्या? नहीं नहीं, मेरी तो ये वाली। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो प्रोविंस है उसका नाम है शिनजियांग प्रोविंस। शिनजियांग प्रोविंस की जो बॉर्डर है ना वो आपके कश्मीर से भी लगती है। और इधर आप देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सबसे इनके बॉर्डर लगते हैं। जब आप किसी एरिया में इतना ज्यादा क्रैक डाउन करेंगे, वहां के लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, तो कल को वो लोग रिबेल होंगे, आपके खिलाफ कुछ काम करेंगे। चाइना दुनिया को ये कहता है कि ये उइगुर मुसलमान जो हैं ये हमारे देश से अलग होना चाहते हैं, और यहाँ पे हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं। और
इन लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ईतिम मूवमेंट। यानी यहाँ पे जो ये उइगर मुसलमान है जो बेसिकली टर्क्स है, और ये जो आसपास के देश है यहाँ भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो टर्क्स लिनेज से आते हैं, तो ये सब चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इतिम बना ले। ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे हैं और ईस्ट तुर्किस्तान बनाना चाह रहे हैं, एक नया देश बनाना चाह रहे हैं। तो चाइना अपने पड़ोसी मुल्कों को भी कहता है कि भाई उइगर मुसलमान सब जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अगर उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपके देश को भी ना तोड़े और हमारे देश को भी ना तोड़े। लेकिन रियलिटी ये है कि वो इनके साथ बहुत ज्यादा क्रैकडाउन कर रहा है और पूरी तरह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। दुनिया भर को समझाता है कि हमको बोलता है कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने यहाँ ऐसा काम कर रहा है। तो उइगुर जो मुसलमान है ये शिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं, इसकी बॉर्डर भी लगती है आपके कश्मीर से, देखिए। और ये मुस्लिम है, बेसिकली टर्क्स हैं, और यहाँ पे चाइना का सबसे ज्यादा सर्विलेंस है। नाम में लिखा है ऑटोनोमस रीजन, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑटोनोमस नहीं है, पूरी तरह मिलिट्री रूल चलाता है चाइना। और यहाँ की ना, यहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लोगों को एक तरह से जेल में डालते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। हर उनके हर एक काम पे निगरानी रखते हैं। यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स यहाँ पे है नहीं। इसी को लेकर दुनिया भर के देशों ने चाइना को फिर से फटकारा है कि भाई जो मुसलमानों के साथ जो आप कर रहे हैं वो आप बंद करिए और उनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स दीजिए। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दो। इस न्यूज से आप लोकेशन देख लो, उइगुर की शिनजियांग प्रोविंस है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो शिनजियांग प्रोविंस से ही, आपके शिनजियांग प्रोविंस से गुजरा है ये हाईवे, और फिर आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से होते हुए पाकिस्तान जाता है, जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो एक बार मैप में देख लो शिनजियांग की लोकेशन, यहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं। और ये एक्चुअल में ये जो पूरा ये आपको मुर्गे की तरह पूरा देश दिख रहा है, यही है पूरा चाइना। और चाइना की जो टोटल आबादी है, बेसिकली बहुत बड़ी आबादी वो इसी साइड रहती है, बड़े बड़े शहर उनके इधर ही है, ईस्ट चाइना में। इधर एक तरह से बंजर जमीन है, सूखा है, पानी नहीं है, नदियाँ नहीं है। ठीक, और यहाँ पे ये जो पूरी बेल्ट दिख रही है ये तिब्बत है, ये तिब्बत है। इसी तिब्बत का ये जो हिस्सा है, ये जो मैं अभी तवांग पढ़ा रहा था आपको, तो ये बोलता है ये जो पूरा अरुणाचल है ये बोल रहा है कि ये साउथ तिब्बत है या दक्षिणी तिब्बत है। क्लियर हो रहा है सभी को? अब ये एक नया इंडेक्स आया है। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या पढ़ा था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक थी 101 में। ये है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 71वीं। उस रैंक में हमने पढ़ा था कि लोग कितने माल न्यूट्रिशन है, कितने वेस्टिंग है हो रही, बच्चों में कितनी स्टंटिंग हो रही है, ये सब चीज हमने देखे थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा किसी देश की कितनी अच्छी है। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या होता है? पहली चीज कि उस जमीन की उपज कितनी है, उस देश में जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी है, ईल्ड कितनी है। उसके बाद लोगों में वो जो खाद्य है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी, पहुंच कितनी है। अगर मुझे दाल खाना है तो क्या मुझे मार्केट में दाल मिल रही है, अगर चावल खाना है तो चावल मिल रहा है क्या। तीसरा वो चेक करता है कि ये जो खाद्यान्न है लोगों के बीच में वो कितना अफोर्डेबल है। ऐसा तो नहीं कि दाल खरीदने में गया और दुकानदार बोल रहा है कि 1,000 रुपए किलो दाल है और चावल 2,000 रुपए किलो, यानी ये मेरी अफोर्डेबिलिटी की बाहर की बात है। तीसरी ये बात देखता है कि किसी भी देश में जो खाद्यान्न है वो कितना अफोर्डेबल है, लोगों की क्रय शक्ति के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, गरीब दाल चावल खा भी पा रहा है कि नहीं खा पा रहा।
और चौथा ये देखता है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब आए उसके बाद इस देश की खाद्य जो सुरक्षा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं सूखा ज्यादा पड़ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे मतलब क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। नेचुरल डिजास्टर को लेकर उस देश की जो खाद्य श्रृंखला है वो कितनी मजबूत है, कितनी प्रोन है, इन चारों चीज को लेकर ये रैंकिंग बनाया। दुनिया के 113 देशों की रैंकिंग बनाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 113 देशों को लिया, कुछ देश जो है वो एक ही रैंक में आ गए, इसलिए टोटल 113 रैंक आई है। जिसमें टॉप रैंक में आप देखो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस, इतने सारे देशों ने फर्स्ट रैंक लाई। यानी यहाँ पे उपज भी अच्छी है, लोगों के पास पहुंच भी रहा है खाद्यान्न, उसकी कीमतें भी स्थिर हैं, सस्ती हैं, और वहाँ पे किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर के बाद भी कोई ऐसा संकट नहीं कि वहाँ पे गेहूं चावल या उनका खाद्यान्न, उनका फूड प्रोसेस में कोई दिक्कत आएगी। अच्छी बात यह है कि हम अपने सारे पड़ोसी मुल्कों से आगे हैं, सिवाय चाइना को छोड़ के। यानी चाइना के रैंक यहाँ पे 34वें है। खुशी की बात है कि पाकिस्तान से अच्छे, बांग्लादेश से अच्छे, नेपाल से अच्छे। तो ये है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि बात करता है कितनी उपज है, कैसी अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और नेचुरल डिजास्टर के बाद वो जो फूड सिक्योरिटी है वो कितनी प्रोन है। यानी ऐसा तो नहीं कि भूकंप, बाढ़, तूफान के बाद जो यहाँ की जमीन है वो उसकी उपजाऊपन ही खत्म हो जाएगा। डिफरेंस ध्यान रखना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इस चीज से बात करता है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो हमने पढ़ ही लिया पिछली क्लास में। क्लियर हो रही बात? तो ये जो इंडेक्स है ये लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है वो बनाती है। इन सबको नाम याद नहीं रखना है आपको, बस आपको कभी आ गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है उसके बारे में लिखो तो कुछ आइडिया होना चाहिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में लिखो तो कुछ आइडिया होना चाहिए। याद नहीं करना किसी चीज को कि हमारी रैंक क्या है, क्या है, कैसी। अगली न्यूज में चलते हैं। देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 2022 में हमें आज़ादी का कौन सा वर्ष मनाएंगे हम? 75वां। तो 2015 अगस्त 2021 में मोदी जी ने कहा, 15 अगस्त 2021 में मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हम अगले एक साल क्या मनाएंगे देश में? अमृत महोत्सव। और हम मना भी रहे। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें सरकार ने कई सारी योजनाएं बोली कि हम इसको लॉन्च करेंगे, लोगों को बताएंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन लेंगे। इसी में एक स्कीम है जिसका नाम है, सरकार ने कहा है कि हम सक्षम सेंटर्स खोलेंगे। हम क्या खोलेंगे? सक्षम सेंटर्स। अब सक्षम मतलब होता है इंग्लिश में कैपेबल, कि आप कितने सक्षम है, आप कितने कैपेबल है। ये जो सक्षम सेंटर है ये किसके अंतर्गत खोला जा रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो ग्रामीण वाला वर्जन है, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, उसके अधीन कहाँ खोला जा रहा है? गाँव में खोला जा रहा है। यानी इंदौर शहर में आपको सक्षम सेंटर नहीं मिलेंगे, गाँव में मिलेंगे। अब इस सेंटर में होगा क्या? सरकार का कहना है कि हम लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करेंगे और उनको ये बताएंगे किस तरह वो डिजिटली हो सकी है। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है या जो 4 साल से चला आ रहा है कि लोगों को डिजिटली अवेयर करना है, उसको लेकर ये सेंटर खुले। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसा कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे लोग जाएंगे, उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए कि भाई हमें बैंक में पैसा डालना है, निकालना है, तो वो सिखा दिया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग भी होगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उनको अगर
वहां गए और बोले कि भाई मेरे भाई के खाते में 5,000 रुपये डाल दो, तो पैसे भी डाल देगा, सर्विस भी देगा और आपको सिखा भी देगा। ये ऐसे सक्षम सेंटर है कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वही है कि होर्डिंग चेंज किया, पोस्टर चेंज किया और एक नाम डाल दिया आपके एग्जाम में बढ़ाने के लिए। तो सक्षम सेंटर्स जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ खोले जाएंगे। इंटरनेट होगा, वहाँ पे कंप्यूटर होगा, एक आदमी बैठा होगा, वही आपको ट्रेन भी करेगा। आप उससे बोलेंगे कि भाई मुझे खाता खोलना है, खाता खोलना सिखा देगा। आप उससे बोलेंगे पैसे भेजने हैं, पैसा भेजना सिखा देगा। तो उसका एक कोर्स होगा, 6 दिन का कोर्स होगा। और सरकार का कहना है कि लोग लिटर जो फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, उनके पास वित्तीय साक्षरता आ जाए और वो खुद भी क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, खुद भी वो सक्षम हो जाए, खुद भी कैपेबल हो जाए कि इन सब काम को खुद से कर सके। तो ये है सक्षम सेंटर। क्लियर हुई बात? रिप्लाई करो। हाँ वैसा ही कुछ है, पीएम कौशल योजना जैसा ही है। गांव में जो सेंटर है वही है, बस वहाँ एक नया बोर्ड और लग जाएगा कि ये सक्षम सेंटर भी है। अच्छा, सक्षम के नाम से एक सक्षम पोर्टल भी है। ये तो सेंटर है, अब मैं बोल रहा हूँ सक्षम पोर्टल, ये भी इसी साल शुरू हुआ है। इसका पूरा नाम है श्रमिक, सक्षम का फुल फॉर्म है श्रमिक श्रम पोर्टल। क्या है इसका मतलब? ये एक तरह का ऐसा पोर्टल है, ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों ने रोजगार वाला जो पोर्टल है वो तो देखा होगा, भरा भी होगा कि आप अपनी नाम बताते, डिग्री बताते हैं, फिर आपसे किस जिले का है वो देखते हैं, फिर उस जिले में कोई भर्ती आती है तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि इस जिले में 10,000 5,000 वाली भर्ती आई है, भरना है तो भर दो। ऐसा ही एक पोर्टल बनाया सरकार ने, सक्षम पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है श्रमिक श्रम पोर्टल। मतलब जो श्रमिक हैं, यानी जो लोग काम करना चाहते हैं, उन उनको हम काम दिलवाएंगे। तो एक पोर्टल है, इसका नाम है सक्षम पोर्टल। तो सक्षम पोर्टल एक तरह का जिसमें जॉब मालूम चलेगी कि ये भर्ती आई है, इसमें आप फॉर्म भर दो। ये सक्षम पोर्टल है। और सक्षम सेंटर ये है जहाँ पे आपको वित्तीय साक्षरता दी जाएगी। ठीक है, तो इनसे कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यू में आ जाएंगे। तो इसी का सक्षम नाम से एक लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा, और फिर वो हो सकता है भविष्य में सरकार उनको कह दे ये हमारे सक्षम योद्धा हैं, सक्षम वॉरियर हैं। खैर, अगली न्यूज में चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर ये न्यूज है। देखिए 2015 में, बात कर रहा हूं मैं 2015 की, 2015 में कोप 21 की बैठक हो रही थी फ्रांस में। और फ्रांस में भी की जो राजधानी वहां पेरिस में हो रही थी, कोप 21। हम भी गए थे वहां पे, मोदी जी थे उस समय प्रधानमंत्री। उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ मोदी जी ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की कि क्यों ना अपन कुछ ऐसे संगठन खोले जहां पे हम सौर ऊर्जा को लेकर काम कर। दोनों में बात सही हो गई। तो उन्होंने कोप 21 की मीटिंग में घोषणा कर दी, भारत और फ्रांस ने मिलकर, कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस खोलने वाले हैं और जिसका मुख्यालय इंडिया में होगा। आज इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और ये भारत में इकलौता ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में, यानी इसके अलावा कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जिसको शुरू करने वाला एक देश भारत। लगभग हर साल इसकी हम एक सामान्य सभा बुलाते थे जिसमें जो भी इसके मेंबर सदस्य वो आते थे और जो लोग ऑब्जर्वर सदस्य हैं वो आते थे। अभी हमने वर्चुअली इसकी चौथी जनरल सभा बुलाई। ये पुरानी फोटो है। तो वर्चुअली मतलब कोविड फैला हुआ है इसलिए सबको बुलाया नहीं हमने, ऑनलाइन कर लिया, इसलिए न्यूज में आया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है।
यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकंड नंबर पे मेंबरशिप वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो शुरुआत 2015 में हुई थी, उस समय पेरिस में चल रही थी कोप 21 की बैठक। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इस कोप का मुख्य लक्ष्य ये है कि हम क्लाइमेट चेंज पर बात करें। इस बार भी कोप होने वाली है। इस बार जो कोप होगी वो हो रही कोप 26, और इस बार ये हो रही है यूके में। यूके में भी स्पेशली बात करूँ तो स्कॉटलैंड में। कोप 26 मतलब ये 26वीं बैठक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यहाँ पे जो पार्टीज है, पार्टीज मतलब होता है देश। देशों को यहाँ पार्टीज कहा गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, देशों की कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा गया है। और ये जो कोप होती है, ये किसकी कोप है? ये होती यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की ये कोप है। इस बार जो हो रही 2021 में, वो हो रही कोप 26, जो कि यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में होगी। तो अभी ये न्यूज में इसलिए आया कि इसकी सामान्य सभा हुई, मतलब सभी लोगों ने शिरकत की, अपनी बातें कही, और इसमें एक टारगेट रखा गया कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश लेकर आएंगे। इसमें $1 ट्रिलियन का निवेश लेकर आएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। नाम से समझ में आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कि यहाँ पे हम सूरज से ऊर्जा बनाएंगे, सोलर से एनर्जी बनाएंगे, और जो कि पूरी तरह पोल्यूशन फ्री है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। शुरू में इसमें वही देश शामिल हो सकते थे जो कि दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच में आते थे, मतलब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज थे वही इसमें शामिल हो सकते थे। 2018 में हमने इसमें चेंजेस किया बाकी देशों से बात करके। अब दुनिया का कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है, भले वो नॉर्थ पोल का हो या साउथ पोल का हो। यानी वो जरूरी नहीं कि वो ट्रॉपिकल कंट्री हो, वो कोई भी शामिल हो सकता है। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दो। इस बार कोप 26 की बैठक जो कि यूके में हो रही, तो इसमें यूके के साथ जो पार्टनर कंट्री है उसका नाम है इटली। और इटली खुद भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है। तो इस बार भारत को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार की जो कोप 26 बैठक होगी, इसमें इटली जो कि को मेंबर है, को पार्टनर है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर और भी देशों के बीच में जागरूकता फैलाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है कोप 26 वाला। और यहाँ पे हम वन सन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सूरज पूरी धरती के लिए एक सूरज है, तो क्यों ना इस धरती के सारे लोगों सूरज का उपयोग करें, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों के जीवन स्तर पे एक तरह से डाउनग्रेड हो रहा है। तो हमें क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है तो हमें नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, उनको छोड़ के रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 2030 तक हमने वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की है। और एक बात और, 2021 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2021 वर्ष को ईयर ऑफ एनवायरनमेंट मनाने का तय किया है। यानी 2021 को पर्यावरण साल मनाने का तय किया है भारत और फ्रांस ने मिलकर, ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। 15 में क्या हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फटाफट रिप्लाई करो। पिनाका और स्मर्च किस चीज से संबंधित है? क्या ये मालदीव्स के नए द्वीप है, ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, ये बायोफ्यूल है, या ये देश की जनजाति समूह है?
सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। बढ़िया। अगला सवाल उइघुर के लिए है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उइघुर जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो टर्की तुर्क है, जो बेसिकली तुर्क एथनिक ग्रुप के हैं। दूसरी लाइन ये कह रही कि चाइना इनको एक कम्युनिटी के रूप में मानता है, और ये भी मानता है कि ये हमारे देश के ही लोग हैं, हम इनको अलग नहीं करेंगे, और इनका ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है उसको चलने नहीं देंगे। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कल्चरली और एथनिकली ये सेंट्रल एशिया देशों से ज्यादा करीब है, बशर्ते चाइना से। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए, वन तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये तुर्क है बेसिकली और मुस्लिम है। तीसरा भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन कंट्री से सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, एथनिकली भी जुड़े हुए हैं, इनकी जो मूल वो है, लीनेज है, वो तो टर्की से बिलोंग करती है। तो वन और थ्री तो गलत हो नहीं सकता, तो गलत क्या होगा? इसमें गलत है सेकंड वाला, कि चाइना इनको एक रीजनल माइनॉरिटी के रूप में नहीं मानता है। वो भी जानता है कि ये लोग एथनिकली अलग हैं, कल्चरली अलग है, इसीलिए तो उन पे इतना लगाम लगा के रखा है। उइघुर मुसलमान अलग है, रोहिंग्या मुसलमान अलग है। रोहिंग्या मुसलमान आपको मिलेंगे म्यांमार में, उइघुर मुसलमान मिलेंगे चाइना में। अभी हाल ही में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोला गया है, जो कि किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, उसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसके तहत 13 अलग अलग हमने सर्किट बनाए हैं, जिसमें एक सर्किट है बुद्धिस्ट सर्किट, जहाँ पे बुद्ध से जुड़ी हुई शहरों में टूरिज्म बढ़ाया जाएगा। उस तरह एक राम से जुड़ा हुआ राम सर्किट है, तो जो बीचेस वाला एरिया है उसके लिए कोस्टल सर्किट है, जो रेगिस्तान वाला एरिया है उसके लिए डेजर्ट सर्किट है। तो ये जो बुद्ध सर्किट है, इसमें गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट शहर है, उसमें टूरिज्म की को बढ़ावा देने के लिए वहां पे काम किया जा रहा है। वहाँ होटल्स बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये बुद्ध सर्किट में जो कुशीनगर है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी डेथ हुई थी, ये इकलौता ऐसी लोकेशन है बुद्ध सर्किट की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हो गया है। मतलब अब जो बुद्ध सर्किट जो देखना चाहते हैं दुनिया भर के लोग, वो सीधे कुशीनगर उतरे और यहाँ से वो गया भी जा सकते हैं, सारनाथ जा सकते हैं, ठीक है, बनारस जा सकते हैं, अलग अलग इलाके आसपास के इलाकों में जा सकते हैं जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर का कुशी नाम इसलिए पड़ा है, ऐसा कहा जाता है कि राजो राम, भगवान राम है, उनका जो पुत्र था कुश, कुश ने इस शहर को बसाया था। दूसरा, एक घास होती है जिसे कुशा कहते हैं, कुशा यानी दूब। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी कुशा मिला करती थी, या दूब मिला करती थी, इसलिए इसका नाम हो गया कुशीनगर। और ये इतिहास में कौशल महाजनपद के अधीन आता था। ठीक है, तो इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है बुद्ध सर्किट का।
अब ये मेंस क्वेश्चन है, उइगर मुसलमान कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखिए, सक्षम सेंटर के बारे में लिखिए। संदीप क्या समझ में नहीं आया? कुशीनगर का नाम कुशीनगर इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे जो कुशा घास बहुत सारी पाई जाती थी। कुशा घास को दूब भी आप कहते हो, जो हम पूजा पाठ में घास यूज करते हैं ना, दूब या दूरवा उसे कहते हैं, इसलिए भी इसका नाम कुशीनगर पड़ा है।